नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि सी टेट, केवीएस, यूपी टेट, एमपी टेट, इन सभी एग्जाम के लिए, जितने भी टेट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सी टेट, केवीएस, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टेट से रिलेटेड, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस पूरे वीडियो में लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला है कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सही और गलत के प्रश्न के बारे में। ठीक है, सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है नैतिक दुविधा, बी है नैतिक क्रिया, सी है सहयोग की नैतिकता और डी है नैतिक यथार्थवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नैतिक दुविधा कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। सेकंड नंबर है कि एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। ठीक है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। ऑप्शन ए है, देखिएगा यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है लैंगिक पक्षपात, बी है लैंगिक समानता, सी है सामाजिक जिम्मेदारी और डी है लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छा विद्यालय किससे बचेगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लैंगिक पक्षपात से। ठीक है, लैंगिक पक्षपात। अगर आप सीडीपी की कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट इसका सिलेबस करना चाहते हैं, तो आप सीडीपी प्रैक्टिस सेट और साथ ही सीडीपी थ्योरी इन दोनों ही प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ से आपका सीडीपी पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। काफ़ी प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, लगभग 40 के आसपास प्रैक्टिस सेट हैं। और सीडीपी थ्योरी में आपको सभी सब्जेक्ट की, सभी टॉपिक की जो थ्योरी है वो आपको सीडीपी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सीडीपी थ्योरी के प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। किसके द्वारा लक्षित नहीं होती? ऑप्शन ए है क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, बी है संरक्षण, सी है मानसिक द्वंद्व और डी है विचारों की विलोमीयता। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पियाजे ने कितने यहाँ पर सिद्धांत दिए थे संज्ञानात्मक विकास के। तो चार सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से थे? पहला तो आपका क्या है, पहला बताइएगा। पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त अमूर्त। ठीक है, तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त। ठीक है, तो पहला है पूर्व संक्रियात्मक, पहला है इंद्रिय जनित गामक। इसका समय कितना होता है? इसका समय होता है 0 से 2 वर्ष होता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक। ठीक, इसका समय 0 से 2 वर्ष, इसका होता है 2 से 7। कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। पहले का होता है 0 से 2 वर्ष, दूसरे का होता है 2 से 7 वर्ष। अब तीसरा क्या है? तीसरा है आपका मूर्त। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक। इसका समय कितना से कितने तक होता है? 7 से 11 वर्ष होता है, आपको पता होना चाहिए। और चौथा है अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक, इसका होता है 11 से 14 वर्ष। तो ये चार चरण आपको याद रखने हैं। ठीक, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भाषाई बुद्धि, बी है स्थानिक बुद्धि, सी है अंतःवैयक्तिक बुद्धि और डी है वैयक्तिक बुद्धि। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी ऑप्शन, इसको स्टार लगा लीजिएगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर नोट कीजिए कि आरबी कैटल की तरह बुद्धि तुल्य है। आरबी कैटल की तरह बुद्धि तुल्य है। ऑप्शन ए है बौद्धिक कारकों के, बी है वंशानुगत कारकों के, सी है पर्यावरणीय कारकों के और डी है सामाजिक कारकों के। तो किसके तुल्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी, वंशानुगत कारकों के, आरबी कैटल। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिक्स नंबर है आनुवांशिकता को डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को किसका सामाजिक संरचना माना जाता है? ऑप्शन ए द्वितीयक, बी है प्राथमिक, सी है गतिक और डी है स्थायिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, आनुवांशिकता को एक स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, यहां पर आप क्या भरेंगे? स्थायिक भरेंगे। नोट कीजिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकता को एक स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सेवेंथ नंबर, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है, ध्यान दीजिएगा, असफल होता है,
तो यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? माता पिता की असफलता, विद्यालय की असफलता, या कक्षा की असफलता, या शिक्षार्थी की असफलता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगर ध्यान दीजिए कि विद्यार्थी कक्षा में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है, जो भी लक्ष्य निश्चित था उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, उसमें असफल हो जाता है, तो ये जो है असफलता किस प्रकार की असफलता है? ये विद्यालय की असफलता है। किसकी है? विद्यालय की असफलता होगी। ध्यान दीजिएगा, कक्षा की असफलता नहीं होगी, ना ही शिक्षार्थी की तो बिल्कुल ही असफलता नहीं मानी जाएगी, माता पिता की नहीं, ये है विद्यालय की असफलता। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एट्थ नंबर, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? अभिप्रेरित बालक की बात कर रहे हैं, कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन है आकांक्षा स्तर, बी है सीखने का स्तर, सी है समूह से अलगाव, और डी है सीखने में आवेष्टन। ठीक है, अभिप्रेरित बालक कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अभिप्रेरित बालक समूह से अलगाव ये प्रदर्शित नहीं करता है, समूह से अलगाव। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आकांक्षा स्तर प्रदर्शित करेगा, सीखने का स्तर प्रदर्शित करेगा, सीखने में आवेष्टन होगा, लेकिन समूह से अलगाव ये प्रदर्शित नहीं करेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सी। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, फ्रायड का विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है, ठीक है, कौन सी अवस्था है यहाँ पर जिसे प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? ऑप्शन है ए है अव्यक्तावस्था, बी है मुखावस्था, सी है गुदावस्था, और सी है डी है शैशवावस्था। तो देखिएगा, जो प्रारंभिक विद्यालय की आयु है वो समझा जाता है अव्यक्तावस्था को, अव्यक्तावस्था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 10th नंबर, कि सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है? सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, ऑप्शन ए है एक रास्ता, बी है विनाशकारी, सी है रचनात्मक, और डी है अभिसारी। तो सृजनात्मक चिंतन सदैव क्या होता है? रचनात्मक होता है। क्या होता है? रचनात्मक। सी ऑप्शन राइट आंसर, रचनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11th नंबर है, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का भाग नहीं हो सकता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, नोट कीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे क्या कहते हैं? सीसीई भी कहा जाता है, नोट कीजिएगा, सीसीई भी कहा जाता है, इसका भाग नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है संचित अभिलेख, बी है अभिभावक शिक्षक की बैठक, दत्तकार, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अभिभावक शिक्षक बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक ये जो है सतत व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का भाग नहीं हो सकता है। संचित अभिलेख होगा, दत्त कार्य होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, लेकिन अभिभावक शिक्षक बैठक बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं हो सकता है सीसीई का भाग। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्न में से विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? विकास की कौन सी अवस्था है जिसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, और डी है प्रौढ़ावस्था। तो ध्यान दीजिएगा, आपने देखा भी होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन होगा किशोरावस्था। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है, जिसमें किशोरावस्था से संबंधित जो है प्रश्न थे, तो वहां पर तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। ठीक है, जबकि स्टैनले हॉल ने भी कहा है इस अवस्था के बारे में कि काफी जो है ये जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तनाव एवं तूफान की अवस्था। इस तरह से लिख लीजिए, इसमें अलग से तनाव एवं तूफान की अवस्था, इसको पहले लिखिए तनाव एवं तूफान की अवस्था, डैश करके आगे लिख लीजिए किशोरावस्था। क्या लिखेंगे? किशोरावस्था। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन काफी बार आया है। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? डिस्ग्राफिया, तो देखिएगा डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, जैसे ये ग्राफिया है ना, ग्राफिया, ठीक है, तुरंत समझ जाइए ये लिखने से है। डिस्ग्राफिया किससे है? लिखने से। तो सुनने, लिखने, पठन किया, चित्रकला करने की, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? लिखने की। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने की। ठीक है, लिखने की कठिनाई से संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या होगा? प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार, ऑप्शन है स्वयं का हित, बी है प्रशंसा, सी है समूह की सेवा, और यह संपूर्ण समूह का हित, संपूर्ण समूह का हित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार होगा संपूर्ण समूह का हित। क्या होगा? संपूर्ण समूह का हित, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति, ऑप्शन ए है सेमेस्टर प्रणाली, बी है वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सी है सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, और डी वस्तुनिष्ठ प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्या होगा? सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली जो है ये सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा सेमेस्टर प्रणाली। ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? एनसीएफ 2005, ठीक है, किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए है विशेष, बी है एकीकृत, सी है समावेशी, और डी है नियमित। तो देखिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें समावेशी हो, ठीक है, पूछा जाए किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है,
समावेशी जो है, अगर ये ऑप्शन दिखता है तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, किसे? समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा समावेशी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? शिक्षण का एक नवाचारी, ठीक है, स्रोत है या नवीन स्रोत है आप कह सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए है ब्लैक बोर्ड भी है, इंटरनेट, सी है टेलीफोन और डी है फेसबुक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक बोर्ड तो पहले से ही है, ठीक है, ये एक स्रोत है ही, और यहाँ पर ये जो नवाचारी स्रोत होगा ये क्या है? इंटरनेट है, ठीक है। टेलीफोन गलत है, फेसबुक गलत होगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पहले से ही एक स्रोत है। तो नवाचारी की बात कर रहे हैं तो ये आपका बी ऑप्शन जाएगा, क्या जाएगा? बी ऑप्शन, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी की मानस वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, ठीक है, और मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो देखिएगा इसमें आपको ध्यान देना है कि सूत्र जो होता है बुद्धि लब्धि का, ठीक है, जो आईक्यू का फार्मूला होता है यहाँ पर नोट कीजिएगा, आईक्यू, ठीक है, ये आपका एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 होता है। सूत्र याद रखिएगा, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 होगा, ठीक है, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 होगा। और ध्यान दीजिए कि एम ए अपॉन सी ए होगा तो आपको एम ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आई क्यू आपको निकालना है ना, आई क्यू निकालना है। एम ए की वैल्यू कितनी? मानसिक आयु, ये मानसिक आयु, एक मिनट इसको जरा सा थोड़ा सा साफ से कर लेते हैं। ये मानसिक आयु आपको कितनी दे रही? 12, ठीक। यानी यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, सी ए की वैल्यू आपकी है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है 10 वर्ष है, ठीक है, और ये जो मेंटेलिटी एज जो है, ठीक है, ये आपकी कितनी है? 12 वर्ष है। एम ए की वैल्यू कितनी है? आपकी 12 वर्ष है, कितनी है? 12 वर्ष, ठीक है। और ये आपको आई क्यू निकालना है, तो आई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका एम ए अपॉन सी ए, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब देखिएगा यहाँ पर सूत्र में रख देंगे, यहाँ पर सूत्र में रखेंगे तो आई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम ए की वैल्यू बताइए, एम ए की वैल्यू है आपकी 12 और सी ए की वैल्यू है 10 गुणे 100, तो ये कट कर दीजिए 10, 12 गुणे 10 कर दीजिए, 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक। तो बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है कि आई क्यू इक्वल टू एम ए, ठीक है, अपॉन सी ए इंटू 100, ठीक है। अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो आई क्यू इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, हिंदी में अगर लिखना चाहें हिंदी में यहाँ पर आगे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आई क्यू यानी बुद्धि लब्धि, ठीक है, जिसे आप बुद्धि लब्धि कह रहे हैं। इसका सूत्र लिख लीजिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, ठीक। मानसिक ऊपर होगा, वास्तविक नीचे होगा और गुणे 100 कर दीजिए, मानसिक ऊपर, वास्तविक नीचे और गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। यह बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन 120, ठीक है, 120। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा संभव है? तो ये 19 नंबर पर पहुंचे, इसके बाद हम लोग 20 नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर है, ऑप्शन ए है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि, बी है वार्तालाप विधि, सी है श्रव्य दृश्य सामग्री और डी है व्याख्यान विधि। तो विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। किस विधि के द्वारा? तो ये है वार्तालाप विधि, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वार्तालाप, ठीक। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, बी है क्रियात्मक, सी है आध्यात्मिक और डी है भावात्मक। तो अधिगम का कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आध्यात्मिक। ये जो आध्यात्मिक है ये अधिगम का